हेलो बच्चा लोग, तो कैसे हो आप। मिलते हैं आज एक नए टॉपिक के साथ में। आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, जिसको हम बचपन से पढ़ते आए हैं और देखते भी आए हैं। बिल्कुल पकाया एग्जाम्पल आपके घर में हजारों जगह आपको मिल जाएगा, है ना। आज हम पढ़ने वाले हैं संक्षारण, है ना, करोजन, है ना। क्या पढ़ने वाले हैं? करोजन, है ना। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? संक्षारण, है ना। बेसिकली आपने देखा होगा कि घर में जो लोहे की चीजें होती हैं, है ना, उस पर जंग लग जाती हैं, है ना। तो जंग क्यों लगती हैं? बचपन में हमने देखा है कि उसको खोला छोड़ देते हैं, पानी लग जाता है, उसमें जंग लग जाती है, ठीक है। तो ये इसको हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी के रूप में पढ़ेंगे, जिसको जंग लगने का रासायनिक सिद्धांत बोला जाता है। और यह सिद्धांत बाकी अन्य सिद्धांतों की तुलना में ज़्यादा मान्य हुआ है ना, क्योंकि इसकी पूरी जानकारी इसमें दे रखी है कि आखिर जंग लगती क्यों है, ठीक है। तो इसको एक केमिस्ट्री के नज़रिए से देखते हैं, है ना, एक केमिकल प्रोसेस की तरह देखते हैं कि ऐसी क्या रिएक्शन होती है लोहे में जिसकी वजह से जंग लग जाती है ना। उसमें पानी का क्या रोल रहता है, उसमें ऑक्सीजन का क्या रोल रहता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का क्या रोल रहता है, वगैरह वगैरह हम आज इसमें डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो कॉपी पेन निकालिए और हेडिंग डालिए संक्षारण, CORROSION, करोजन, है ना, हिंदी में संक्षारण, हेडिंग लगाइए और पहला क्वेश्चन लिखिए। संक्षारण किसे कहते हैं? इसका विद्युत रासायनिक सिद्धांत बताइए। इसका विद्युत रासायनिक सिद्धांत बताइए, लिखिए। चलिए इसके अथवा में क्वेश्चन लिखिए। जंग क्या है? जंग क्या है? जंग वो है सर जो बॉर्डर पे लड़ी जाती हैं और घर में पति पत्नी के बीच लड़ी जाती हैं, तो वो जंग नहीं, हम जंग की बात कर रहे हैं, मतलब रस्टिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए बाकी क्वेश्चन नहीं सोचना, इधर आ जाइए जंग पे, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखिए, जंग क्या है? जंग लगने का रासायनिक सिद्धांत समझाइए। सॉरी, जंग लगने का विद्युत रासायनिक सिद्धांत समझाइए, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी थ्योरी वाला पार्ट आप लिख लीजिए, है ना। थ्योरी से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में हेडिंग डालिए उत्तर में करोजन, संक्षारण, और डैश करके लिखना शुरू करिए इन्वर्टेड कॉमे में। लिखिए, वायुमंडल में उपस्थित गैसों तथा नमी द्वारा धातुओं की धीमी गति से अवांछित यौगिकों में बदल जाने का प्रक्रम संक्षारण कहलाता है। बदल जाने का प्रक्रम संक्षारण कहलाता है। इन्वर्टेड कोमा क्लोज, है ना। देखिए, संक्षारण का मतलब कि वो लोहे में जंग लगना नहीं है। जैसे कि चांदी अपन नई लाते हैं तो अच्छी चमकती है, बढ़िया की पड़ जाती है, वो काली पड़ने लग जाती है। उसी प्रकार से कॉपर में भी होता है ना। कॉपर में अच्छी थालियाँ दी जाती है शादी में, है ना, कॉपर की थालियाँ। तो वहाँ पर क्या होता है कि वो कॉपर धीरे धीरे उसके ऊपर जो वायुमंडल है ना, कुछ गैसें होती हैं, उस पर रिएक्शन करती हैं और उसके ऊपर एक काली परत जम जाती है। तो ये सभी संक्षारण के उदाहरण है ना। केवल लोहे में जंग लगना ही नहीं, ठीक है, लोहे में जंग लगना तो इसका एग्जाम्पल है। तो इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर लिया। आगे लिखिए, लोहे में जंग लगना संक्षारण का एक प्रमुख उदाहरण है। लोहे में जंग लगना संक्षारण का एक प्रमुख उदाहरण है, पूर्ण विराम। इसके आधार पर हम संक्षारण की क्रियाविधि को समझने का प्रयास करेंगे। पूर्ण विराम। रासायनिक दृष्टि से जंग ब्रैकेट में लिखिए Fe2O3.XH2O हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड होता है।
होता है ना, ये जंग का फॉर्मूला है ना, कैसे बनेगा वो उसके बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। होता है यह वायुमंडल की नमी, यह वायुमंडल की नमी कोमा CO2 और O2 के कारण होता है। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और O2 यानी ऑक्सीजन के कारण होता है। यहां तक लिख लिया। अब पैराग्राफ चेंज करके हेडिंग डालिए जंग लगने का विद्युत रासायनिक सिद्धांत। हेडिंग डालिए जंग लगने का विद्युत रासायनिक सिद्धांत। इलेक्ट्रो केमिकल थ्योरी ऑफ रस्टिंग, है ना, जंग को इंग्लिश में रस्ट बोलते हैं, है ना, जंग को रस्ट बोला जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ रस्टिंग हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए यहां पर हम एक लोहे का एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए यहां एक लोहे की रोड है ना, पहले समझ लीजिए जो भी है केमिकल इक्वेशन ही है ना। तो जब लोहे को अपन कोई सा भी कलर इसके ऊपर नहीं करते हैं और इसको खुला रख देते हैं कहीं पर भी, तो इसका जो एक सिरा होता है, इसकी कोई सी भी सतह क्या करती है, एनोड के भांति कार्य करने लगती है। किसके भांति कार्य करने लगती है, एनोड के भांति। इसको थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। ठीक है, तो ये जो हिस्सा है या इसका कोई सा भी हिस्सा क्या करता है, फॉर एग्जाम्पल के लिए ये हिस्सा क्या करेगा, एनोड की तरह काम करने लगेगा, और इसका कोई सा भी दूसरा हिस्सा क्या करेगा, कैथोड की भांति कार्य करने लगेगा, है ना। दूसरा हिस्सा क्या करेगा, कैथोड की भांति कार्य करने लगेगा। ठीक है, डायग्राम आपको जब तक मैं नहीं बोलूं तब तक नहीं बनाना है। ठीक है, अभी केवल समझिए इसको, है ना। चलिए अब देखिए एनोड पर हम ये जानते हैं कि एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है ना। सर अब तो हम बहुत बड़े हो गए हैं, हमें कब से पता है, अब बार बार ये मत बोला करो, तो फिर भी बोलना पड़ता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन एनोड पर होता है। और यहाँ पर क्या होता है सर, रिडक्शन होता है, रिडक्शन, इंजेक्शन होता है। ठीक है, रिडक्शन होता है। देखिए यहाँ पर लोहे में क्या आयरन है, आयरन का सूत्र Fe होता है। तो यहाँ पर जब इस पर ऑक्सीडेशन होगा तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ये जो Fe है ना, Fe है ये, है ना, लोहा जो Fe है इसके अंदर पूरा, ये क्या करेगा, Fe2+ रिलीज करेगा और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ही रह जाएंगे। ठीक है ना, कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 2 रहेंगे। कैसे रहेंगे, देखिए एनोड पर होने वाली रिएक्शन। अभी कुछ भी नोट नहीं करना है, मैं बताऊंगा आपको, पहले समझिए आप पूरी कहानी, है ना, पहले पिक्चर देख लीजिए। ठीक है, तो यहां पर एनोड पर क्या रिएक्शन हो रही है वो समझिए। एनोड पर हो रही है कि जो हमारा Fe सॉलिड है, Fe सॉलिड है, उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और वो काय में कन्वर्ट हो रहा है, Fe2+ में कन्वर्ट हो रहा है, प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है। ठीक है, ये कहानी यहां पर हुई, क्लियर है। ठीक है, अब यहाँ पर और भी कुछ होंगे रिलीज, है ना, मतलब होते रहेंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन और रिलीज करेगा। तो ये हो गई एनोड की कहानी, एनोड की ये कहानी है। ठीक है, अब कैथोड की कहानी समझिए। ये वाला हिस्सा कैथोड है। ठीक है, तो कैथोड पर क्या होगा, क्या होगा, रिडक्शन होगा। रिडक्शन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और क्या बनाएगा, H2O बनाएगा, है ना। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कैथोड, मैं फिर बोल रहा हूँ अभी नोट ना करें, है ना, अभी नोट ना करें, मैं आपको बता दूंगा कहाँ से नोट करना है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये घूमते फिरते इनको क्या चाहिए, इनको पॉजिटिव चार्ज है तो इनको नेगेटिव चार्ज चाहिए, और इनको क्या चाहिए, ये नेगेटिव है तो इनको पॉजिटिव चार्ज चाहिए। तो यहाँ पर कहीं भूले भटके इनको क्या मिल गया, पॉजिटिव चार्ज मिल गया H+ आयन के रूप में, है ना। ये 4 थे तो इन्होंने भी 4 लोगों को पकड़ लिया, और इनका इस जंग के अंदर, मतलब इस युद्ध के अंदर ऑक्सीजन भी कूद पड़ा, और ऑक्सीजन क्या है, एक गैस है। ठीक है, तो कैथोड पर क्या कहानी बनी बच्चों वो देखिए। कैथोड पर ये बना कि ये ऑक्सीजन जंग में कूदा, प्लस में क्या हुआ, 4H+ आयन। में आपको बताऊंगा कि H+ आयन कहाँ से आया, है ना। ऑक्सीजन तो वायुमंडल से आई, ये कहाँ से आई, वायुमंडल से आई। ठीक है, H+ आयन। उसके बाद में 4 इलेक्ट्रॉन इनको देख के मुस्कुराते हुए कि हमें भी ले लीजिए, ऐसे करते हुए यहाँ पर आ गए। ठीक है, अब इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर 2 Fe ले लेते हैं, और यहाँ पर भी क्या ले लेते हैं, 4
इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं और यहाँ पर भी 4 कर देते हैं बैलेंस करने के लिए, है ना, क्योंकि यहाँ पर H+ आयन है। ठीक है, और इन्होंने सबने मिलकर क्या बना दिया, H2O बना दिया। देखिए जरा कितने H2O बनेंगे भाई, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है तो हम यहाँ पर 1 ऑक्सीजन, तो हम यहाँ पे 2 लगा देते हैं, तो हाइड्रोजन बैलेंस हो गए क्या, हाँ 4 हाइड्रोजन है। ठीक है, तो जो ये क्या बना, लिक्विड बना। ठीक है, ये पूरी कहानी क्लियर हुई आपकी। ठीक है, क्लियर हुई। चलिए अब मैं इस डायग्राम को थोड़ा उधर बना देता हूं। कोरा कागज सा दिल है मेरा, लिख दिया नाम उसमें तेरा, किसका, महाकाल का, और किसी का भी नहीं, तुम ऐसा कुछ मत सोचा करो। ठीक है, तो ये है हमारे 4 इलेक्ट्रॉन, है ना, सीधा बना रहा हूं, और यहाँ पर इसको मिले H+ आयन, और ये हमारा Fe2+ है। ठीक है, 2Fe+ है। ये वाला इसो जो है वो एनोड की भांति कार्य कर रहा है, ये वाला क्या कर रहा है, कैथोड की भांति कार्य करता है। ये ट्रेवल करते हुए यहाँ पर आएंगे। ठीक है, डायग्राम आपको मैं दे दूंगा, वही डायग्राम आप बनाएं, केवल इसको समझ लीजिए। ठीक है, अब समझिए इस पूरी रिएक्शन को हम लिखते हैं, है ना। यहाँ पर हम जो एनोड है इसका कुछ ऑक्सीडेशन होगा तो इसका कुछ पोटेंशियल बनेगा, तो उसको भी नोट कर लेते हैं, है ना। इसका जो पोटेंशियल बनेगा इसको नोट कर लेते हैं, और इसका पोटेंशियल बनेगा 0.44 वोल्ट, और इसका जो पोटेंशियल बनेगा E0, है ना। ये E0 क्या है, एनोड है। ठीक है, और ये E0 क्या है, कैथोड है। ठीक है, इसका पोटेंशियल बनेगा 1.23 वोल्ट। ठीक है, अगर इसकी टोटल रिएक्शन में लिखूं तो टोटल रिएक्शन में क्या नहीं लिखा जाता है, इलेक्ट्रॉन नहीं लिखे जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम क्या क्या लिखेंगे, देखिए 2Fe, है ना, सॉलिड, प्लस यहां पर आपकी ऑक्सीजन है, किस फॉर्म में, गैस फॉर्म में, प्लस में H+ आयन है, किस फॉर्म में, एक्वस में, यहां पर भी आप AQ लिख लेना। ठीक है, एक्वस फॉर्म में मतलब जलीय अवस्था में। प्लस में आपके क्या है, यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन हम नहीं लिखेंगे, है ना, इधर भी इलेक्ट्रॉन हम नहीं लिखेंगे, इधर भी यहीं लिखेंगे, एरो से इधर वाले, फिर एरो से उधर जाएंगे। तो एरो से उधर वाली कहानी क्या है बच्चों, देखिए यहाँ पर है 4H+, Fe2+, प्लस में क्या है आपका 2H2O लिक्विड फॉर्म में। तो ये हमारी ओवरऑल रिएक्शन है। क्लियर, ठीक है ना, ये हमारी ओवरऑल रिएक्शन है। अब यहां पर E0 सेल कितना बनेगा, है ना, EMF। E0 सेल क्या होता है, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। कैथोड आपका ये है, एनोड ये है। ठीक है, तो E0 कैथोड मतलब आपकी डायरेक्ट में लिख लेता हूँ रिएक्शन, क्योंकि अब हम बड़े हो चुके हैं, बहुत साल हो गए हमें पढ़ते पढ़ते। 1.23 ये कैथोड वाला E0, है ना, माइनस क्या होगा 0.44 वोल्ट। तो ये इसका ऑक्सीडेशन है ना, ऑक्सीडेशन काय में आता है, प्लस में आता है। बात को समझिए, ये इसका ऑक्सीडेशन है, हम इसका क्या लेंगे, रिडक्शन लेंगे। क्या लेंगे, रिडक्शन लेंगे। तो रिडक्शन काय में आएगा, रिडक्शन काय में आएगा, ठीक है, माइनस में आएगा। क्लियर है, आपको बता रखा है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस रिडक्शन पोटेंशियल। तो ये इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, किसका, 0.44 वोल्ट। और यहाँ पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को रिडक्शन पोटेंशियल में चेंज करेंगे तो माइनस लगेगा, तो क्या मैं 0.44 के आगे माइनस लगा सकता हूँ। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर मैंने 0.44 लगा दिया। ठीक है, अब ये हो जाएगा आपका E0 सेल इज इक्वल टू 1.23 प्लस 0.44, तो टोटल क्या हो जाएगी 1.23। E0 सेल Fe2+, यहाँ पर आप इसको इस प्रकार से लिख लीजिए। देखिए ना, इसको थोड़ा सा चेंज कर दें, चलो E0 क्या थोड़ा लिख दिया, हटाओ यार, बात वही है। तो E0 सेल आपका हो जाएगा E0 सेल इज इक्वल टू 1.66 वोल्ट, है ना, 1.66 वोल्ट। ठीक है, कितना होगा देखें, इसको जोड़ लेते हैं, 3 4 7, 1.7 वोल्ट। ठीक है,
तो ये हमारा आ गया। यहाँ पर हम साइड में लिख देंगे नोट करके या फिर चूकी करके लिख लीजिए। Fe का रिडक्शन पोटेंशियल, Fe का रिडक्शन ठीक है। तो ये हमारी ओवरऑल रिएक्शन हो गई, ठीक है। पर इसमें अभी भी क्या हुआ, जंग का सूत्र नहीं नजर आया है, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले आप ये रिएक्शन नोट करिए। देखिए अब यहां से नोट करना शुरू कर दीजिए। आपने हेडिंग डाली है इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ रस्टिंग, है ना, जंग लगने का विद्युत रासायनिक सिद्धांत, ठीक है। और यहां पर आप एक लाइन लिख लीजिए। ये हेडिंग डालने के बाद पहले एक लाइन लिखिए, लोहे की वस्तु के किसी स्थान पर ऑक्सीकरण व किसी अन्य स्थान पर अपचयन होने लगता है जिससे लोहे की वस्तु एनोड व कैथोड की भांति कार्य करने लगती है। जिससे लोहे की सतह एनोड व कैथोड की भांति कार्य करने लगती है, ठीक है। अब यहां से आप नोट करिए एनोड Fe2S, ये रिएक्शन आप पूरी यहां तक नोट कर लीजिए, है ना, पॉज करके नोट कर लीजिए, ठीक है। नोट कर लिया, चलिए नोट कर लिया। आप ये डायग्राम बनाइए आप, ठीक है, जो डायग्राम स्क्रीन पर आ रहा है अभी, इसको पॉज करके आप इसको बना लीजिए, ठीक है। चलिए डायग्राम बना लिया। अब देखिए हम जंग लगने का आगे का सिद्धांत पढ़ते हैं, है ना। आपका एक सवाल है कि जो H+ आयन है वो कहाँ से आए, ठीक है। H+ आयन वो कहाँ से आया, तो देखिए यहाँ पर जो नमी आती है ना, नमी किसकी वजह आती है, पानी की वजह से, है ना। H2 मतलब जो पानी की छोटी छोटी बूंदे वायुमंडल में आ जाती है तो नमी आ जाती है। तो यहाँ पर क्या होता है, H+ आयन यहाँ पर आया, तो H+ आयन आया कहाँ से, तो यहाँ पर क्या होता है, देखिए H2O जो है जल, है ना, वो क्या करता है, टूट जाता है किसमें, H+ और OH- आयन में, है ना। इसको मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ। H2O जो है वो काय में टूट जाता है, H+ और OH- आयन में, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर यहाँ पर रिवर्सिबल रिएक्शन होती रहती है, ठीक है। तो ये रिएक्शन होती है जिसकी वजह से यहाँ पर H+ आयन जमा होते हैं। देखिए तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन थे ना, जो नेगेटिव चार्ज था, जो नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इस पॉजिटिव आयन को देखकर इधर भागेगा, और जो पॉजिटिव चार्ज Fe2+ था वो क्या करेगा, नेगेटिव की तरफ भागेगा, है ना, किसकी तरफ, Fe2H किसके, OH- की तरफ भागेगा, ठीक है, क्लियर है यहां तक, ठीक है। तो यहां पर हम एक रिएक्शन लिख लेते हैं, H2O, है ना, कन्वर्ट हो जाता है काय में, H+ और OH- आयन में, ठीक है। अब ये जो एनोड पर बना Fe2+ है, ये इस OH से क्रिया कर लेता है, तो यहां पर हम लिखेंगे एनोड पर बना Fe2+, कोमा, है ना, कोमा OH- से क्रिया करके क्या बनाता है, 2FeOH/2, ठीक है। तो यहां पर हम रिएक्शन लिखेंगे कि ये जो 2Fe2+ था ये क्या करेगा, 4OH से रिएक्शन करेगा और क्या बना लेगा, 2FeOH/2, ठीक है। देखिए हाइड्रोजन कितने हो रहे हैं, 4 और ऑक्सीजन 2 हो रही, बराबर वैलेंस, ठीक है, क्लियर। तो ये हमारा FeOH बन गया, और यही FeOH क्या करेगा, इस कैथोड पर बने जल के साथ में रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा, जंग का निर्माण करेगा, ठीक है। तो यहां पर नीचे तक दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है तो मैं ऊपर लिखूंगा, आप इसको मैं क्लीन कर देता हूं। सर आप भले क्लीन कर दो, हमने तो नोट कर लिया, हमारा काम कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। चलिए यहां इसके बाद में लिखना है, यह FeOH/2, चाहो तो यहां पे 2 लगा सकते हो, जल व O2
है ना, या फिर यहाँ पर H2O लिख दो, सब फॉर्मूले लिख रहे हैं। तो H2O से क्रिया करके जंग बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये जो Fe2FeOH (2) प्लस H2O प्लस 1/2 हाफ O2 है ना, 1/2 हाफ O2, ये रिएक्शन करके क्या बनाएगा, Fe2O3.XH2O। X क्या है, जल के अणुओं की संख्या है, जितने भी जल के अणुओं की संख्या हो सकती है, ठीक है, क्लियर। तो ये हमारा क्या है, जंग है, रस्ट है। इसको क्या बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, ठीक है, जिसको जंग भी बोला जाता है। तो यहां पर इस प्रकार से जंग बनती है। तो एनोड पर किस प्रकार से रिएक्शन होती है, कैथोड पर किस प्रकार से रिएक्शन होती है ना, कैसे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। ये H+ आयन का आयन जो H2O है, आयनीकरण होता है इसका H+ और OH- से ऑक्सीजन से, और H2O बनाता है, और ये Fe2+ क्या करेगा, इस OH से क्रिया करेगा और FeOH 2 बनाएगा, ठीक है। और ये फिर तीनों मिलकर क्या बनेंगे, जंग का निर्माण करेंगे, ठीक है। नोट कर लीजिए, यहां तक नोट कर लिया तो अगली हेडिंग डालिए, संक्षारण को प्रभावित करने वाले कारक, संक्षारण को प्रभावित करने वाले कारक, संक्षारण को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। तो पहला कारक लिखिए, धातु की प्रकृति, है ना, जल्दी लिख लेना, धातु की प्रकृति, है ना, नेचर ऑफ मेटल, देश करके लिखिए। किसी धातु की क्रियाशीलता जितनी अधिक होती है, किसी धातु की क्रियाशीलता जितनी अधिक होती है, वह धातु उतनी ही शीघ्रता से संक्षारित होती है, वह धातु उतनी ही शीघ्रता से संक्षारित होती है ना। जितनी रिएक्टिव मेटल होगा, जितना रिएक्ट करेगा उतना ही क्या कर देगा, जल्दी संक्षारित होगा, ठीक है। दूसरा लिखिए, अशुद्धियों की उपस्थिति, प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज, डेश करके लिखिए। धातु में अशुद्धियों की उपस्थिति से छोटे छोटे संक्षारण सेल बन जाते हैं, सेल ही बनते हैं ना, एक एनोड एक कैथोड है ना, तो सेल बन जाते हैं, जिससे संक्षारण की दर बढ़ जाती है, मतलब जितनी अशुद्धियां होगी उतना ज़्यादा संक्षारण होगा। तीसरा लिखिए, वायुमंडल की प्रकृति, ब्रैकेट में नेचर ऑफ एटमॉस्फेयर, इसमें लिखिए डैश करके, वातावरण में नमी, खारापन अथवा CO2, SO2, SO3, है ना, CO2, SO3, SO2 आदि गैसों की उपस्थिति के कारण संक्षारण की दर बढ़ जाती है। मतलब ये गैसें अगर वायुमंडल में ज़्यादा हैं, ठीक है, या फिर खारा पानी लग गया है तो भी संक्षारण की दर बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये थे हमारा प्रभावित करने वाले कारक। अब अगली हेडिंग डालिए, संक्षारण से बचाव के उपाय, इसमें लिखिए पहला पॉइंट, लोहे की सतह पर पेंट लगाने से, है ना, मतलब पेंट मतलब कलर, ठीक है, पेंट कर देंगे उसको। पहला पॉइंट लिखिए, लोहे की सतह पर पेंट लगा देते हैं या लगाकर। नंबर 2, लोहे की सतह पर ग्रीस या तेल लगाकर। नंबर 3, गैल्वेनीकरण के द्वारा, ब्रैकेट में लिखिए, किसी अन्य धातु की परत चढ़ाकर,
किसी अन्य धातु की परत चढ़ाकर, है ना, किसी अन्य धातु की परत चढ़ाने से क्या कहता है, गैल्वेनीकरण कहलाता है। ठीक है, क्लियर है। इसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी कहते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहाँ होती है ना, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में पढ़ा था ना, एनोड से क्या करते हैं, जो धातु है वो कैथोड पे जाके जमा होने लगती है ना, उसी को बोलते हैं गैल्वेनीकरण। ठीक है, मतलब एक धातु पर दूसरे धातु की परत चढ़ाई जाती है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है यहाँ पर। ठीक है, अब एक नेक्स्ट लेक्चर में हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे और एक या दो टॉपिक इस चैप्टर के और बचे हुए। ठीक है, हम इसको डिटेल्स में पढ़ रहे हैं, इसलिए इसका कोई सा भी टॉपिक छोड़ने नहीं चाह रहे हैं कि आपको कोई सा भी टॉपिक हम खुद से पढ़ने को बोले। ठीक है, हम जितनी हेल्प कर रहे हैं आपकी वो अच्छा है आपके लिए भी और हमारे लिए भी। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।